Hello dear students, good afternoon to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Rainfed Agriculture and Watershed Management, and course number is EGRU 5321. So today we will discuss about the in situ water harvesting. Okay, so our today's topic is in situ water harvesting. Right. So in that particular water harvesting system, we have several techniques like inter-row water harvesting, inter-plot water harvesting, broad bed and furrow harvesting, then the dead furrow, bunding, strip cropping, tide raising, live bed and terracing. So these techniques comes under the category of in situ water harvesting. Okay, so let us start the topic. So what is the inter-row water harvesting, which is IRWH? Okay, so in this system, furrow of about 30 to 40 centimeter width, which is 15 centimeter, about 15 centimeter, are alternate by the ridges of 60 to 70 सेंटीमीटर. ठीक है, जिनकी चौड़ाई जो है फरो की जो चौड़ाई है वो 30 से 40. दिस डेटा इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड डेटा. ठीक है, दिस मेजरमेंट इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड मेजरमेंट. तो वो आपको याद रखना पड़ेगा कि इंटर रो प्लॉट टेक्निक में क्या करते हैं. इसके अलावा हमको कितने विड्थ का जो रिड्ज एंड फरो हम रेडी करते हैं फॉर द इंटर रो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स. ओके, so the furrow and ridges are formed with right angles to the slope के right angle में हम ये बनाते हैं. then the water collected from ridge is stored in furrow and the crop is benefited by the high moisture. So the ridge may be left without plowing while cultivation is done in the furrow only. The ridge provides partial shading of the furrow for 6 to 7 hours a day and reduce evapotranspiration by 25 to 30% immediately after rain. So ridge and furrow बनाने का मतलब होता है ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं. राइट, सो प्रोटेक्ट कैसे करते हैं. जो रिज होता है वो हमारे जो फरो होते हैं, जो या फरो में जो क्रॉप्स हम लगाए होते हैं उनको शेड प्रोवाइड कराता है. राइट, शेड प्रोवाइड कराता है. इसके साथ ही साथ क्या होता है, शेड प्रोवाइड कराने से इवेपोट्रांसपिरेशन नहीं होता, वाटर लॉस नहीं होता. तो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है जो हमारे क्रॉप प्लांट के लिए वो हमेशा कंटिन्यूसली बनी होती है. ठीक है, इन स्पाइट ऑफ दैट जो हमारा फरो है वो क्या प्रोवाइड कराता है रिज को, वाटर लॉगिंग सिस्टम नहीं हो पाती. फरो में वाटर जो है वो इकट्ठा नहीं होता, या हम कह सकते हैं वाटर स्टेग्नेशन जो हो जाता है, जल भराव जैसे सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं फील्ड पे, तो वो नहीं होता. ठीक है, तो रिज एंड फरो जो सिस्टम है वाटर हार्वेस्टिंग के वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं. राइट, so the ridge provides partial shading. Okay, so it is a particular suitable for heavy texture soil and light soil. Crops are sown in furrows, whereas in heavy soils planting is usually on ridge to eliminate the प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग. जैसे मैंने बताया कि वाटर लॉगिंग के प्रॉब्लम्स को एक दूसरे को ये लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है, मतलब एक दूसरे के लिए कंपेटेबल है हम कह सकते हैं. ठीक है, so in this system raindrops absorb where it falls and does not flow out the field. ठीक है, तो ये एक वाटर हार्वेस्टिंग हम इस टेक्निक में हम वाटर हार्वेस्टिंग क्यों कर रहे हैं, फॉर द क्रॉप. ठीक है, फॉर द क्रॉप टू अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर हम कह सकते हैं. ठीक है, मॉइस्चर की मतलब उपलब्धता को बनाए रखने के लिए हम ये हार्वेस्टिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पर्पस वाटर को कहीं पे कलेक्ट करने का नहीं है, यहाँ पे हमारा पर्पस है क्रॉप वाटर जो हमारे हैं, सो क्रॉप प्लांट है हमारे, उनको प्रॉपर मॉइस्चर प्रोवाइड कराना. राइट, तो दो रिज एंड फरो में लगने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं. ओके, सो हियर सम इमेजेस फॉर इंटर रो वाटर हार्वेस्टिंग. सो इस तरीके से देखिए फरो एंड रिज में इस तरीके से आपका क्रॉप लगा हुआ है जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. अगर हम इनकी बात करें तो हमारा जो मल्च जो बना हुआ है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि मल्चिंग भी हम कर सकते हैं या वहाँ पे हम कोई क्रॉप भी ले सकते हैं. ठीक है, इस टेक्निक में, तो इस टेक्निक में हमने यहाँ पे जो मल्च किया है वो क्या कर रहा है, फरो बेस्ड है. रिज में हमने ऑलरेडी एक क्रॉप लगाया हुआ है. ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रन ऑफ वाटर जैसे ही आ रहा है. देखिए आप रन ऑफ वाटर इसके अकॉर्डिंगली जो है राइट टू लेफ्ट जो है मूव कर रहा है और क्या कर रहा है, एक दूसरे को प्रोवाइड करा रहा है. मॉइस्चर अवेलेबल, जल भराव नहीं हो रहा आप कह सकते हैं. ठीक है, तो प्रॉपर जो रेन ड्रॉप्स है
हम कह सकते हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रिज एंड फरो जो हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। So let us move the next technique, which is interplot water harvesting technique. So in this method, harvested water is diverted to the cropped area. ठीक है, मतलब हमने जो कैचमेंट एरिया पे वाटर हार्वेस्ट करा है उसको हम क्रॉपिंग सिस्टम, या हमारी जो क्रॉप्ड एरिया है जहाँ पे हमने ऑलरेडी कल्टीवेशन किया हुआ है वहाँ फ्लो कराना वाटर का, राइट। सो इट इज़ अ सुटेबल वाटर वेयर रेनफॉल इज scantily, which is less than 500 mm, and even there is difficulty of harvest is a single crop. In this technique, runoff water is made available to crop plots from adjacent bare plot, either on वन साइड और बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये टेक्निक में हम क्या करते हैं, जो रन ऑफ वाटर है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, दोनों साइड कलेक्ट करते हैं, या तो हम एक साइड कलेक्ट करते हैं या तो हम दोनों साइड कलेक्ट करते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू दी स्लोप, ठीक है। स्लोप के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, वाटर को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो क्रॉप प्लांट है या हमारी जो सॉइल प्रोफाइल है उसमें हमेशा मॉइस्चर अवेलेबिलिटी बनी हो, मॉइस्चर का स्टोर्ड हो, मॉइस्चर वहाँ स्टोर्ड हो, मॉइस्चर स्टोरेज हो वहाँ पे, राइट। द नेक्स्ट इज कैचमेंट विथ स्ट्रिप्स ऑफ 0.75 मीटर विथ ऑन ईदर साइड्स ऑफ 3.0 मीटर वाइड लेवल एरिया आर डिजायरेबल। सो कैचमेंट एरिया का हमने बताया कि इसके लिए ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है जो डिजायरेबल होता है फॉर द इंटरप्लॉट टेक्निक, okay. So slope on both sides of the crops area appear to more appropriate for arid fruit trees, ठीक है। The ratio between 1:1 crop to non-cropped area on the both side slopes gave better result, followed by 1:1 and 1:2 वन साइड स्लोप, ठीक है। तो हमको जो भी क्रॉप्स हैं उनका रेशियो है वो नॉन क्रॉप और क्रॉप का रेशियो 1:1 लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी स्लोप जो है वो हमें अच्छा देते। तो क्रॉप्ड का 1:1 रेशियो लेना चाहिए हमें, एंड द नॉन क्रॉप्ड है उसको 1:2 लेना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्लोप इन दिस टेक्निक, ठीक है। तो हमेशा ये जो मेजरमेंट है वो आप याद रखेंगे। जैसे ये इंटरप्लॉट टेक्निक जो है उसका हमने एक एग्जांपल लिया है जहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरीके से हम क्रॉपिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आप देखिए विड्थ जो है, ये जो विड्थ आपको देखेंगे 0.7 मीटर विड्थ है और ये 5% स्लोपी एरिया है, वहाँ पे हम इस तरीके का क्या कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही अंडरस्टैंड अच्छे से समझने वाला बहुत सिंपल डायग्राम मैंने यहाँ पे ऐड करा है, ठीक है। सो लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट टेक्निक विच इज़ ब्रॉड बेड एंड फरो, ठीक है। सो वी ऑल नो अबाउट दैट द ब्रॉड बेड एंड फरो इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैड ऑलरेडी सीन लाइक इन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन यूनिट, ओके। सो आई होप आप सबको पता होगा कि व्हाट इज़ द BBF विच इज़ ब्रॉड बेड एंड फरो। सो इन there is no need to explain again, okay, but in brief we will see when seed bed is made into wide beds alternate with furrows is called broad bed furrows. So this practice has been recommended by the International Crop Research Institute for the semi-arid tropics for vertisoil and black soil. So always remember the soil na फॉर दैट पर्टिकुलर टेक्निक्स, क्योंकि हर अलग अलग सॉइल में हम अलग अलग टाइप के टेक्निक्स जो हैं वो अपनाते हैं, ठीक है। सो फॉर द ब्रॉड बेड फरो वी हैव टू डू इन ब्लैक सॉइल, ठीक है। हम क्या करते हैं, ब्लैक सॉइल में ही ब्रॉड बेड फरो बनाते हैं बिकॉज द ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर टेक्निक, ओके। सो हाई रेनफॉल जहाँ पे होता है विच इज मोर देन 750 mm एरिया, 750 mm मोर देन मतलब आपका क्या होता है, हमारा रेनफेड एरिया के कैटेगरी में आता है। जहाँ रेनफेड एरिया है वहाँ पे, ड्राई एरिया में हम इस तरीके का जो वाटर हार्वेस्टिंग है वो नहीं कर सकते, राइट। सो द सिस्टम इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ 90 to 150 सेंटीमीटर वाइड 15 to 20 सेंटीमीटर हाई रेज बेस्ड विथ 0.3 to 5% ग्रेड्स, ठीक है। तो जो स्लोप है वो 5% तक के होना चाहिए, और जो हम जो सिस्टम बनाते हैं ब्रॉड बेड का उसका क्रिएशन हम क्या करते हैं 90 से 150 मीटर हम उसे चौड़ा रखते हैं, ठीक है।
उतने बड़े एरिया में अगर हम बनाते हैं एंड 50 उस जो बेड हम बना रहे हैं उसकी जो हाइट है वो 15 से 20 सेंटीमीटर हम क्या करते हैं, जो बेड हम जो रेज्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, जो हम उसकी हाइट रखते हैं, राइट। जैसे नॉर्मल टोमेटो का कल्टीवेशन हम करने इससे पहले हम जो नर्सरी बेड बनाते हैं तो एक प्रॉपर हाइट में बेड बनाते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से रिलेट करके आप समझ सकते हैं कि आपको किस हाइट का और किस विड्थ का हम कह सकते हैं, कितने वाइड, कितनी चौड़ी बेड बनानी है, ठीक है, फॉर द ब्रॉड बेड फरो। द बेड्स आर सेपरेटेड बाई 15 सेंटीमीटर वाइड furrows that drain into the grass waterways. The beds are stable for 2 to 4 years and conveniently adapted to planting of upland crop is rows spaced at 30, 45, 75 and 150 centimeter, that is respectively. So the system tends to conserve soil, rainwater in situ and improve crop yield and sustainability. ठीक है, तो ये सिस्टम बेसिकली हम सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन करने के लिए करते हैं। इसके साथ ही साथ क्या करते हैं हम, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग फॉर दी सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज, ठीक है। सॉइल मॉइस्चर को स्टोर करना भी सम काइंड ऑफ समवेयर सम काइंड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, ओके। सो द नेक्स्ट, हाँ ये इसका इमेज है इस तरीके से, जैसे मैंने बताया आपको कि 90 to 150 सेंटीमीटर वाइड जो होता है आपका, इस तरीके से चौड़ी पट्टी हम बनाते हैं और जिसका हाइट हम 15 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं, जो हम ऑल्टरनेट रोज पे रखते हैं। जैसे देखिए एक यहाँ पे बेड बना, सेकेंड बेड बना, थर्ड बेड बना, तो ये क्या करता है, मॉइस्चर को स्टोर करके रखने का काम करता है, ठीक है। तो ये भी वाटर हार्वेस्टिंग करने का एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है फ्रॉम द इन सीटू वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, ओके। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ब्रॉड बेड फरो फॉर्म करते हैं, ओके। सो लेट अस मूव इन नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ डेड फरो। सो डेड फरो एज अ नेम सजेस्ट, व्हाट इज़ अ डेड फरो, मतलब जो जिसमें हमने कल्टीवेशन ऑलरेडी करा हुआ है, कर लिया है, हार्वेस्टिंग हो गई, फिर भी जो फरो है ना, जो फरो हैं वो बने रह जाते हैं विदाउट द प्लाइंग व्हेन वी अप्लाई एनी क्रॉप और क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। दैट इज द दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड द डेड फरो सिस्टम, हम कह सकते हैं, ठीक है। आफ्टर द हार्वेस्टिंग सिस्टम, हम जब बिना प्लाइंग किए या बिना टीलेज ऑपरेशन किए हम क्रॉप अप्लाई करते हैं तो वो डेड फरो सिस्टम कहलाता है, ओके। सो अ फरो लेफ्ट इन द फील्ड दैट इज स्लाइटली वाइडर देन ट्वाइस द विड्थ ऑफ प्लाउ बॉटम, यूजुअली ऑकरिंग एट द कंप्लीशन ऑफ अ फील्ड, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद जो डेड फरो रह जाते हैं, ठीक है, उसमें जब हम कोई क्रॉप लेते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम अपनाते हैं, डेट वुड बी अ डेड फरो सिस्टम, डेड फरो क्रॉपिंग सिस्टम, okay. So at the time of sowing or immediately after sowing, the furrows of 20 centimeter depth are formed at the intervals of 6 to 8 rows of crops. So non-crop is raised in the furrow. Sowing and furrowing are done across the slope. So it can be done with wooden plow in black soil. Also this is for the black and red soil, okay. In our previous, like broad bed furrow and dead furrow is a very suitable for black soil, okay. So always remember, आपको हमेशा याद रखना है। तो देखिए जो हमने क्रॉप लिया था, क्रॉप की कल्टीवेशन हो गई या हमने प्लॉइंग किया था, वो डेड हो चुका है, ठीक है, हमने दोबारा फरो नहीं बनाया है। उस जगह पे जब हम वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स या हम जब कोई क्रॉप लेते हैं, जब वो क्रॉप मॉइस्चर को होल्ड करके रखते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द डीप फरो सिस्टम फॉर द इन सीटू वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो ये जो सॉइल का मूवमेंट, जैसे आप सेकेंड इमेज में देखेंगे, ये जो है वो सॉइल का मूवमेंट हो रहा है और ये जो है हमारा डेड फरो है, और सॉइल का मूवमेंट होके ये जो डेड फरो है उसमें सॉइल जो है कलेक्ट हो रहा है या मॉइस्चर जो है वो स्टोर हो रहा है, राइट। तो ये था हमारा फोर्थ टेक्निक्स एंड द नेक्स्ट टेक्निक इज बंडिंग। So bunding is also we had seen in our previous lecture for unit soil and water conservation techniques. So please go through that particular video. So the what is the bunding? So formation of narrow based or broad based bunds across slope at suitable intervals depending on the slope. This is the bunding system. So there are different kinds of bunding like contour bunding, graded bunding, field bunding and compartmental bunding, okay. So these three bunding
are very important for and for different kinds of soil, different अलग अलग टाइप की सॉइल के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बहुत ही डिटेलिंग से आपको सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स में ये तीनों बर्न हमने विथ इमेजेस और उनके जो हाइट्स कैसे होने चाहिए, कैसे बर्न प्रिपरेशन हम करते हैं, ये मैंने आपको उस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुका है। तो प्लीज़ गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है, वहाँ पे आप देखो और वहाँ से आप समझ सकते हो। ओके, सो इस तरीके का बर्न बना के भी हम क्या कर सकते हैं, वाटर जो जल का हम बहाव को रोक सकते हैं, रन ऑफ वाटर रोक सकते हैं, और वाटर स्टेगनेशन फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया हम क्या कर सकते हैं, थ्रू दी वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक हम ये कर सकते हैं। ओके, सो दीज टेक्निक्स आर द these all techniques comes under the category of in situ water harvesting system, ठीक है, जिसमें हम फरो बेसिकली हम फरो बनाते हैं, बंडिंग बनाते हैं, प्लॉट्स के टेक्निक करते हैं, मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं यहाँ पे क्रॉप प्लांट के थ्रू जो मॉइस्चर स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि इन सीटू वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में हम फरोज के थ्रू या क्रॉप प्लांट के थ्रू जो वाटर मॉइस्चर को स्टोर करके रखते हैं, दैट वुड बी ऑल्सो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। ओके, सो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। आई होप यू ऑल गॉट द सेंस। थैंक यू वेरी मच एंड टिल देन बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू।